तो आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट की। लेकिन रुकिए, इसे किसी स्कूल के बोरिंग चैप्टर की तरह मत समझिए। ये एक जबरदस्त और जोशीली कलात्मक क्रांति थी। एक ऐसी क्रांति जिसने साहित्य और कला की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, रोमांटिसिज्म कोई छोटी मोटी हलचल नहीं थी। ये इतना पावरफुल और इतना विवादास्पद मूवमेंट था कि उस दौर के दो सबसे बड़े दिमाग इस पर बिल्कुल अलग अलग राय रखते थे। एक तरफ विक्टर ह्यूगो थे, जिन्होंने इसे कहा साहित्य में उदारवाद, मतलब आज़ादी की एक नई लहर, और वहीं दूसरी तरफ महान लेखक गेटे ने इसे सीधे सीधे एक बीमारी कह दिया। इससे साफ है कि ये सिर्फ लिखने पढ़ने की बात नहीं थी, ये तो विचारों की एक असली जंग थी। तो आज अपनी इस पूरी चर्चा में हम इन 4 हिस्सों से गुजरेंगे। पहले समझेंगे कि ये क्रांति आखिर थी क्या, फिर मिलेंगे इसकी 2 पीढ़ियों के सबसे बड़े कवियों से, और आखिर में देखेंगे कि उनकी विरासत आज भी हमारे साथ कैसे जिंदा है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, साहित्य में क्रांति। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये मूवमेंट सिर्फ किताबों के पन्नों में कैद नहीं था। इसकी आग तो संगीत से लेकर पेंटिंग तक पहुंची और इसने पूरे क्रिएटिव वर्ल्ड का नक्शा ही बदल दिया। अच्छा, तो ये सब हुआ कब था? देखिए, इस दौर की शुरुआत आमतौर पर 1798 से मानी जाती है, जब लिरिकल बैलेड्स नाम की एक किताब छपी, और इसका एक तरह से अंत हुआ 1850 में, जब इस मूवमेंट के सबसे बड़े कवि विलियम वर्ड्सवर्थ की मृत्यु हुई। तो इस क्रांति की असल सोच क्या थी? रोमांटिसिज्म दरअसल अपने से ठीक पहले वाले एज ऑफ एनलाइटमेंट के खिलाफ एक सीधी सीधी बगावत थी। जहां पिछला युग सिर्फ दिमाग, तर्क और विज्ञान की बातें करता था, वहीं रोमांटिसिज्म ने दिल की आवाज सुनी। इसने व्यक्तिगत भावनाओं, कल्पना की उड़ान और प्रकृति की जबरदस्त शक्ति का जश्न मनाया। चलिए अब मिलते हैं इस मूवमेंट के फाउंडर से, विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलरिज। ये वो लोग थे, वो आर्किटेक्ट थे जिन्होंने इस पूरी इमारत की नींव रखी और लिटरेचर को एक बिल्कुल नई दिशा दी। इन दोनों को देखें तो वर्ड्सवर्थ को प्रकृति का कवि कहा जाता था। उनकी कविताएं, जैसे कि टिंटनेबी, प्रकृति की सुंदरता और उसकी रूहानी ताकत के बारे में होती थीं। और दूसरी तरफ थे कॉलरिज, जो अलौकिक और रहस्यमयी दुनिया में गोते लगाते थे। इसका सबसे बड़ा सबूत है उनकी कभी न भुलाई जाने वाली कविता राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिना। इन दोनों की पार्टनरशिप का सबसे बड़ा पल आया 1798 में, जब उन्होंने मिलकर लिरिकल बैलेड्स को पब्लिश किया। ये कोई मामूली किताब नहीं थी दोस्तों, ये रोमांटिक मूवमेंट का बिग बैंग था, वो धमाका जिसने एक पूरे साहित्यिक युग को जन्म दे दिया। इस कलेक्शन में कुल 23 कविताएं थीं। इस कलेक्शन में कविताएं तो 23 थीं, लेकिन ये पार्टनरशिप थोड़ी एक तरफा थी। वर्ड्सवर्थ ने 19 कविताएं लिखी और कोलरिज ने सिर्फ 4। लेकिन इन नंबरों पर मत जाइएगा। कोलरिज की वो 4 कविताएं ही अपने आप में एक तूफान थी। सच तो ये है कि यही फर्क उनके अलग अलग क्रिएटिव नजरिए को भी दिखाता था, जो बाद में उनकी गहरी दोस्ती में दरार की वजह बना। कॉलरिज ने हमें एक बहुत ही मजेदार साहित्यिक आइडिया दिया, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। सुनने में भारी लगता है, पर मतलब बड़ा सीधा है। इसका मतलब है कि जब हम कोई कहानी पढ़ते हैं या फिल्म देखते हैं, तो हम जानबूझकर थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग को साइड में रख देते हैं और कहानी की दुनिया पर यकीन कर लेते हैं, भले ही वो कितनी ही अजीब क्यों ना हो। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक मैजिक शो। हम सबको पता है कि जादूगर सच में किसी को आधा नहीं काट रहा है, लेकिन उस पल के मजे के लिए, उस रोमांच के लिए हम उस पर यकीन कर लेते हैं। बस यही है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। तो वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने जो नींव रखी थी, उस पर एक नई पीढ़ी आई, और ये पीढ़ी और भी ज्यादा जोशीली थी, और भी ज्यादा विद्रोही थी। ये वो लोग थे जो नियम बनाने में नहीं, तोड़ने में यकीन रखते थे। इस दूसरी पीढ़ी के 3 बड़े नाम हैं। लॉर्ड बायरन, जो अपने जमाने के असली लिटरेरी रॉकस्टार थे। पर्सी बी शेली, एक रेडिकल पॉलिटिकल थिंकर जो हमेशा सिस्टम को चुनौती देते थे। और जॉन कीट्स, जो खूबसूरती और सेंसेस की दुनिया में ही डूबे रहते थे। इस ग्रुप की एक दुखद बात थी, उनकी लाइफ फास्ट डाई यंग वाली जिंदगी। कीट्स सिर्फ 25 साल की उम्र में चले गए, शेली 29 में और बायरन 36 की उम्र में। उनकी प्रतिभा एक मोमबत्ती की तरह थी, जो दोनों सिरों से जल रही थी। बहुत ज्यादा रोशन, पर दुख की बात है कि बहुत जल्दी बुझ गई। बायरन तो उस दौर के सबसे बड़े सेलिब्रिटी थे,
जब उनकी कविता चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज छपी तो उन्होंने कहा, मैं एक दिन सोकर उठा और मैंने खुद को मशहूर पाया। इससे पता चलता है कि वो रातों रात एक लिटरेरी सुपरस्टार बन गए थे। इस दूसरी पीढ़ी का विद्रोहीपन कितना गहरा था, इसका एक सॉलिड उदाहरण है शेली की जिंदगी। सोचिए, उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि उन्होंने नास्तिकता की जरूरत पर एक पैम्फलेट लिख दिया था। उस जमाने में ऐसा करना एक बहुत बड़ी बगावत मानी जाती थी। और फिर जॉन कीट्स ने नेगेटिव कैपेबिलिटी का एक बहुत गहरा आइडिया दिया। इसका मतलब ये है कि एक महान आर्टिस्ट जो होता है वो अनिश्चितताओं और रहस्यों के साथ आराम से रह सकता है। उसे हर सवाल का जवाब तुरंत खोजने की कोई बेचैनी नहीं होती। ये किसी पहेली को सुलझाने के बजाय उसकी खूबसूरती में खो जाने की कला है। चलिए अब अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं और देखते हैं कि इन 200 साल पुराने कवियों के विचार आज भी हमारी दुनिया पर कैसे असर डाल रहे हैं। शायद रोमांटिक्स का हमारी संस्कृति पर सबसे बड़ा और सबसे टिकाऊ असर ये सोच है कि कला का सबसे अहम सब्जेक्ट एक इंसान की अपनी भीतरी दुनिया है, उसकी भावनाएं, उसके तजुर्बे और उसकी कल्पना। आज भी कला की दुनिया इसी सोच के इर्द गिर्द घूमती है। और उनका असर सिर्फ लिटरेचर तक नहीं रहा। देखिए कि कैसे विचारों की ये चेन आगे बढ़ी। शेली ने अहिंसक प्रतिरोध के बारे में लिखा। उनके विचारों ने अमेरिकी लेखक थोरो को प्रभावित किया और फिर थोरो के लेखन ने सीधे सीधे महात्मा गांधी को भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरित किया। कमाल है ना? और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देता है। जब हम आज की दुनिया को देखते हैं जहां भावनाओं, सेल्फ एक्सप्रेशन और पर्सनल कहानियों पर इतना जोर है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम जाने अनजाने में एक नए रोमांटिक युग में जी रहे हैं? इस पर सोचेगा जरूर।